आईटी में बस इतना ही दिया है। देखो हमने ये बताया था कि हिस्ट्री तो हमने बता ही दिया था कि न्यूटन ने कहा लाइट इज ए पार्टिकल 1600 समथिंग में कहा, और उसने बताया कि लाइट छोटे पार्टिकल से बना होता है जिसको फोटोन बोलते हैं सब, ठीक है। तो सारी दुनिया मानने लगी लाइट इज ए पार्टिकल। उसके बाद में 1700 समथिंग में एक और साइंटिस्ट हैं जिनका क्या नाम था, हाइजेंस। उसने बताया कि लाइट इज ए वेव, और फिर थ्योरी दिया उन्होंने जो हमने लिखाया था। तो उसने ये चीज़ नहीं प्रूव कर पाए कि बैक वेव क्यों नहीं एग्जिस्ट करता है, तो सारी दुनिया उनके थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया, ठीक है। तब तक यही मानने जाना के लगा कि लाइट इज ए पार्टिकल। उसके बाद में फिर 1800 समथिंग में एक यंग्स आए और उन्होंने इसी एक्सपेरिमेंट के द्वारा प्रूव करके बता दिया कि लाइट इज ए वेव। तो सारी दुनिया मानने लगी कि लाइट इज ए वेव। न्यूटन ने तो कहा था, सिर्फ न्यूटन ने तो कहा था, ना कोई एक्सपेरिमेंटल प्रूफ दिया था। इन्होंने तो एक्सपेरिमेंटल प्रूफ दे दिया कि लाइट इज ए वेव। अब जैसे मान लो कि यहाँ पे इंटेंसिटी अगर एक पार्टिकल नेचर को शो करता तो स्क्रीन पे इंटेंसिटी क्या होता, सेम होता। सभी जगह इंटेंसिटी क्या होता, सेम। कहीं पे ज़्यादा इंटेंसिटी, कहीं पे जीरो, डार्क नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। तो फिर उसके बाद में 1921 में या 20 में एक और जीनियस हुए जिनका नाम था आइंस्टाइन, और उन्होंने प्रूव कर दिया कि लाइट इज ए पार्टिकल। तो उसके बाद में प्रूव हो गया कि लाइट हैव डुअल नेचर, वेव एज वेल एज पार्टिकल। तो देखो हमने ऐसा ही बताया था कि इसमें दो स्लिट, एक क्या था, दो स्लिट था, S1 और S2, और इसके ए सोर्स था, और सोर्स क्या था, मोनोक्रोमेटिक लाइट था। मोनोक्रोमेटिक लाइट क्या होता है, सिंगल वेवलेंथ का। अगर सिंगल वेवलेंथ नहीं होता तो डिफरेंट वेवलेंथ का डिफरेंट पोजीशन पे ब्राइट फ्रिंज बन जाता। तो उस केस में भी होता है, क्वेश्चन भी है। और ये क्या होना चाहिए, जब भी हम पाथ डिफरेंस लेते हैं, किससे लेते हैं, सोर्स से लेते हैं, याद रखना इस चीज़ को। लेकिन सारे बुक में, मोस्ट ऑफ बुक में दिया हुआ है कि ये इक्वी डिस्टेंट है, लेकिन जेई में क्वेश्चन आया हुआ है कि ये कुछ ऐसे रखा हुआ है। तो जो पाथ डिफरेंस हम लेते हैं, कहाँ से लेते हैं, सोर्स से लेते हैं, ठीक है। और ये इसका जस्ट इस पॉइंट को लेते हैं। तो इसमें डेल्टा एक्स जो हम लिखेंगे, जैसे मान लो कि पी पॉइंट यहाँ पे हमने लिया, ठीक है, और इसको हम क्या लेते थे, एक्स एन या वाई एन, एक्स एन लेते थे, कुछ भी ले सकते हैं, वाई एन भी ले सकते हैं। तो इस ऐसे करते थे, याद होगा, ऐसे करते थे। तो इस केस में डेल्टा एक्स, लाइट तो यहाँ से भी जाएगी, लाइट कुछ ऐसे जाएगी, तो डेल्टा एक्स इक्वल टू हम लिखते हैं S2 प्लस S2P माइनस S1 प्लस S1P। और इस केस में क्या होता था, S1 और S2 दोनों क्या होता था, इक्वल होता था, इसलिए कैंसिल आउट हो जाता था। तो फाइनली हमारा फॉर्मूला आता था S2P माइनस S1P, और ये हमने बताया था कि यही होता है डेल्टा एक्स, S2P माइनस S1P, और इस ये कितना होता था, XN स्मॉल d अपॉन में कैपिटल G, इसको भी याद रखना था। अच्छा, हमने एक कंडीशन बताया था कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहाँ पे होगा, जहाँ पे पाथ डिफरेंस n लैम्डा होगा, और उसके लिए हमने ब्राइट फ्रिंज का पोजीशन, डार्क फ्रिंज का पोजीशन, ये सब चीज़ मैंने निकाला था, ठीक है। अच्छा, उसके बाद में इंटेंसिटी का भी हमने फार्मूला निकाला हुआ था। इंटेंसिटी का फार्मूला हमने ये निकाला हुआ था कि जैसे यहाँ पे एक स्लिट है, यहाँ पे एक स्लिट है, इससे जो लाइट पास हो रहा है, इससे जो लाइट पास हो रहा है, इसका इंटेंसिटी I0 है, इसका भी इंटेंसिटी I0 है, और इसका एम्पलीट्यूड A है, इसका भी एम्पलीट्यूड A है, ठीक है। तो यहाँ पे स्क्रीन पे कुछ ऐसे, ये मान लो कि S है, यहाँ पे O पे, यहाँ पे कुछ इंटेंसिटी ऐसे वेरी करता था। ये हमने बताया था। ये क्या होता था, सेंट्रल, ए फर्स्ट, ये भी फर्स्ट। ये क्या होता था, ये भी क्या होता था, फर्स्ट डार्क। सबका पोजीशन में नहीं लिखा था, सबका पोजीशन लिखा था, तो ये भी हमने करा दिया था। अच्छा, उसके बाद मिनिमा पे डार्क होगा, हाँ, मिनिमा पे डार्क होगा। उसके बाद में ऐसे भी हमने ड्रॉ किया था,
और ये सभी ड्रॉ कर लेना है। जैसे इंटेंसिटी आई है और इस केस में एज ए फंक्शन ऑफ डेल्टा एक्स पाथ डिफरेंस के टर्म में हमने लिखा, तो ये कुछ ऐसे होगा। अच्छा, ब्राइट फ्रिंज के लिए डेल्टा एक्स इक्वल टू कितना होता था, एल लेमडा, यानी कि डेल्टा एक्स इक्वल टू 0 प्लस माइनस लेमडा प्लस माइनस 2 लेमडा प्लस माइनस 3 लेमडा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 0, यहाँ पे कितना हो जाएगा लेमडा, यहाँ पे 2 लेमडा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 लेमडा। ये सभी याद रखना है, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस लेमडा, ये माइनस 2 लेमडा एंड सो ऑन, ठीक है। तो इस टाइप से हमने इंटेंसिटी ये सब करा दिया था, ठीक है। तो हमने एक स्पेशल केस कराया था जब दोनों स्लिट क्या होना चाहिए, विड्थ इक्वल होना चाहिए, और उससे जो लाइट जो पास कर रहा था उसका इंटेंसिटी भी इक्वल था और उसका एम्पलीट्यूड भी इक्वल था, ठीक है। लेकिन अगर मान लो कि हमने ऐसे दे दिया, एक स्लिट ऐसे है और एक स्लिट विड्थ ऐसे है, तो इसका विड्थ मान लो कि W1 है और इससे जो लाइट पास हो रहा है इसका इंटेंसिटी I1 है और इसका एम्पलीट्यूड मान लो कि A1 है, समझ गए। और इससे जो लाइट पास हो रहा है इसका विड्थ मान लो कि W2 है और इससे जो लाइट पास हो रहा है उसका एम्पलीट्यूड A2 है और इंटेंसिटी I2 है। तो इंटरफेरेंस पैटर्न का क्या होगा वो हमको फाइंड करना था। और पिछले क्लास में हमने बताया था इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, एम्पलीट्यूड का स्क्वायर होता है। और ये भी हमने लिखा था ए स्क्वायर इजक्वल टू, या ए इजक्वल टू ऐसे, ए इजक्वल टू अंडर रूट, ये लिखा था A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कॉस फाई, या फाई क्या होता था, वही फेज डिफरेंस होता था। अच्छा, स्क्वायरिंग कर देंगे तो हम लिख देंगे ए स्क्वायर इजक्वल टू A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर, A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कॉस फाई, ऐसे लिख सकते हैं। वो आ रहा है ठीक से देखो। अच्छा, इतना लिख सकते हैं। अगर दोनों साइड के से मल्टीप्लाई कर दे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो हम लिख सकते हैं के ए स्क्वायर, यहाँ भी हम लिख सकते हैं के A1 स्क्वायर, के A2 स्क्वायर प्लस 2, के को अगर अंडर रूट के A1 अंडर रूट के A2 लिख दूँ तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कॉस फाई, ठीक है। ये जनरल फार्मूला है और इसी फार्मूला से हम वो फार्मूला फाइंड कर सकते हैं। और कैसे, अच्छा, तो इंटेंसिटी जैसे I1 रखेंगे तो I1 इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, के A1 स्क्वायर, I2 रखे तो I2 इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, के A2 स्क्वायर लिख सकते हैं, और इसको इंटेंसिटी I लिख लेते हैं, रिजल्टेंट इंटेंसिटी। तो ये कितना हो जाएगा I1 प्लस ये कितना हो जाएगा I2, और इस दोनों साइड स्क्वायर रूट कर दे तो कितना हो जाएगा, तो वहां पे हम लिख सकते हैं 2 अंडर रूट I1 अंडर रूट I2 कॉस फाई। ये होता है तुम्हारा जनरल एक्सप्रेशन इंटेंसिटी का। इसको नोट कर लो, सिर्फ फार्मूला नोट कर लो, क्योंकि जेई सब में क्वेश्चन इस पे आए हुए हैं और सीबीएसई पे भी आया हुआ है क्वेश्चन, ठीक है, लेकिन एनसीईआरटी में तो दिया नहीं है। इस एक्सप्रेशन को सिर्फ लिख लो, और ये कैसे आया हमने बताया इसको। और ये भी लिख लेना है कि इसका विड्थ, एक स्लिट का विड्थ W1 है, दूसरे का W2 है, तो जिसका विड्थ ज़्यादा है उससे जो लाइट पास होगा उसका इंटेंसिटी भी ज़्यादा होगा, उसका एम्पलीट्यूड भी ज़्यादा होगा। तुम यही पूछ रहे थे ना कल से। अच्छा, अभी मैं करूँगा, अभी टेंशन मत लो, ठीक है। अभी मैं उसी फार्मूला से, इस फार्मूला से वो फार्मूला मैं निकाल रहा हूँ, ठीक है। और इसमें फार्मूला का ही जरूरी है, कोई ज़रूरी नहीं है डेरिवेशन का, ठीक है। सिर्फ फार्मूला याद रखो, ठीक है। ये तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, नोट कर लिए सभी।
इसको भी लिख लेना है, ठीक है। अच्छा देखो, अब एक स्पेशल केस लेते हैं, जब I1 I2 दोनों क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। स्पेशल केस लेते हैं, इफ I1 इक्वल टू I2 इक्वल टू I0, लेट कर लिया, तो इस केस में क्या हो जाएगा, W1 W2 इक्वल टू हो जाएगा, और A1 A2 वो भी इक्वल टू हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें हम I इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, I0 प्लस I0 प्लस 2 अंडर रूट I0, तो 2I0 हो जाएगा, और कॉस कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम फर्दर लिख सकते हैं 2I0 प्लस 2I0 कॉस 5 लिख सकते हैं। तो इस 2I0 को हम बाहर ले लेते हैं, तो कितना हो जाएगा, 1 प्लस कॉस 5, और इसका आइडेंटिटी बताओ, तो 2I0 और 1 प्लस कॉस 2 थीटा, तो 2 5/2 हो जाएगा। तो यही हमने कल इंटेंसिटी का फॉर्मूला बताया था, 4I0 कॉस स्क्वायर 5/2। ये कल तो डेरिवेशन करना है, तो इसका करना है, ठीक है। इससे नहीं करना है, जो कल मैं कराया था उस तरह से करना है। एक फॉर्मूला ये याद रखना है, और इसी को हम ड्राइव करके ये निकाल सकते हैं, लेकिन इस टाइप से नहीं करना है, कल जो मैं कराया उसी टाइप से करना है, ठीक है। इसमें तो कोई डाउट्स नहीं है। अच्छा चलो ठीक है। अच्छा अब लिख लो, इसकी कोई ज़रूरी नहीं है। देखो हमने तो ड्राइव किया कि जस्ट इससे भी हम इसको ला सकते हैं। एक स्पेशल केस लिया था हमने, जिसमें दोनों का विड्थ क्या लिया था, इक्वल लिया था। जो इनबॉक्स किया हूँ बस इसी फॉर्मूला को याद रखना, ठीक है। और जो अब मैं कराने जा रहा हूँ उसको भी याद करना है। अच्छा, आई मैक्सिमम कितना हो जाएगा, इसमें वैरी क्या करेगा, cos 5। तो आई मैक्सिमम इक्वल टू कितना हो जाएगा, cos 5 कितना होना चाहिए, 1 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा जल्दी बताओ, I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2, ऐसे हो जाएगा मैक्सिमम। तो एक किसका फॉर्मूला बन रहा है, एक फॉर्मूला अंडर रूट I1 प्लस अंडर रूट I2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये याद रखना है, आई मैक्स इक्वल टू कितना होता है, अंडर रूट I1 प्लस अंडर रूट I2 का होल स्क्वायर, ठीक है। सिमिलरली आई मिनिमम कितना हो जाएगा, देखो cos 5 कितना होना चाहिए, -1। cos 5 कितना होना चाहिए, -1। तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पे, तो ये कितना हो जाएगा, अंडर रूट I1 माइनस अंडर रूट I2 का होल स्क्वायर। अब ये फॉर्मूला ना लिख के तुमको ये फॉर्मूला याद रखना है। और हमने क्या बताया था, इंटेंसिटी इक्वल टू के इंटू ए स्क्वायर, ये भी बताया था। और ये भी याद रखना, इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू डब्ल्यू। स्लिट विड्थ जितना ज़्यादा होगा उससे लाइट ज़्यादा पास करेगा। अगर स्लिट विड्थ को हम डबल कर देंगे तो लाइट पासिंग थ्रू दिस स्लिट क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, ठीक है। तो तुमको एक फॉर्मूला अब ये याद रखना है, ये सब लिखिए, एक इस फॉर्मूला को नोट करना है, और एक लास्ट में मैं फॉर्मूला, ये सभी चाहो तो तुम लिख सकते हो। हेलो, हटा दूं इसको। तो एक फाइनल फार्मूला तुम लोग को ये लिखना है कि आई मैक्स अपॉन में आई मीन इजकल टू अंडर रूट I1 प्लस अंडर रूट I2 अपॉन अंडर रूट I1 माइनस अंडर रूट I2 का होल स्क्वायर, ठीक है। होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक हो जाएगा A1 प्लस A2 अपॉन में A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये लिख लिए। इसका जैसे एम्पलीट्यूड I1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, K1 स्क्वायर हो जाएगा, उसमें पुट कर देंगे तो कुछ ऐसे आ जाएगा।
तो चलो जल्दी लिखो इसको। ये सब फॉर्मूला ऐसे मैं लिखाया हूँ, इसमें दिया हूँ। और एक और भी है, √W1 प्लस √W2 अपॉन √W1 W2 का होल स्क्वायर। अभी मैं बताया था इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू विड्थ। तो बस ये फॉर्मूला याद रखना है, और इस पे क्वेश्चन बहुत सारा है। और ये सब कैसे आया तो अभी मैंने बताया, इसमें फॉर्मूला ही याद रखना है। अच्छा, लाइट का फ्रीक्वेंसी किस ऑर्डर का होता है? 10 टू पावर, अभी पढ़ के आए हो ना वो EM वेव, 10 टू पावर 15 के ऑर्डर का होता है। तो 10 टू पावर 15, तो उसका टाइम पीरियड कितना होगा? 1/-15। जानते हो कि कितना होता है? बहुत कम होता है, जिसको हम फील भी नहीं कर पाएंगे। जैसे मान लो कि इसका फ्रीक्वेंसी 10 टू पावर 15 है, तो एक पल्स जैसे इमिट हुआ तो 10 टू पावर 15 से -15 सेकंड के बाद में दूसरा पल्स इमिट होगा, तीसरा। इसीलिए हमको दिख रहा है कि कंटिन्यूसली लाइट इमिट हो रहा है। ठीक है, चलो इतना नोट कर लिए। अच्छा, अब नेक्स्ट टॉपिक हम शुरू करते हैं। जैसे कोहेरेंट इनकोहेरेंट बता दिया था, कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव का। अब लिखो कंडीशन फॉर सस्टेनेबल इंटरफेरेंस। नेक्स्ट, कंडीशन फॉर सस्टेनेबल इंटरफेरेंस। सस्टेनेबल इंटरफेरेंस का मीनिंग क्या हुआ? देखो, जैसे जो ब्राइट फ्रिंज डार्क फ्रिंज का जो पोजीशन बना, वो टाइम के साथ चेंज ना हो, वो टाइम के साथ चेंज नहीं हो। जैसे मान लो कि इस पोजीशन पे मान लो कि अभी ब्राइट है, इस पोजीशन पे मान लो कि ब्राइट है, सम टाइम के बाद में यहाँ पे डार्क हो जाए, तो सुनो, हो सकता है, अभी मैं बता रहा हूँ कि कैसे। तो इसके लिए क्या कंडीशन चाहिए, क्या क्या रिक्वायरमेंट चाहिए, ताकि यहाँ पे अगर किसी पर्टिकुलर पोजीशन ए पे ब्राइट है तो ए पे हमेशा ब्राइट रहे। यही होता है सस्टेनेबल कंडीशन। ठीक है, तो उसके लिए फर्स्ट कंडीशन है कि टू सोर्सेस ऑफ लाइट फर्स्ट। अच्छा, एक मिनट, अभी मैं बता रहा हूँ कि हमेशा ब्राइट फ्रिंज नहीं हो सकता है, वहाँ पे कुछ और भी हो सकता है। पहले लिखो तुम, फर्स्ट में लिखो द टू सोर्सेस ऑफ लाइट, यानी कि जो स्लिट से लाइट जा रहा है, द टू सोर्सेस ऑफ लाइट शुड बी कोहेरेंट। इसमें भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि लाइट कोहेरेंट क्यों होना चाहिए। कोहेरेंट का मीनिंग क्या होता है? टू सोर्सेस आर सेड टू बी कोहेरेंट इफ देयर फेज डिफरेंस इज आइदर कांस्टेंट और जीरो टाइम। अच्छा, इंटेंसिटी का फॉर्मूला हमने यही सही लिखाया था, और cos स्क्वायर π/2। तो अगर कोहेरेंट नहीं होगा तो फाई क्या होगा? टाइम के साथ चेंज होगा और रैपिडली चेंज होगा। फ्रीक्वेंसी देखते हो ना, फ्रीक्वेंसी कितना होता है? 10 टू पावर 14-15 का ऑर्डर का होता है। तो ये फाई क्या होगा? इतना रैपिडली चेंज होगा कि हमको मतलब कि दिखाई नहीं देगा। जैसे मान लो कि ये फैन चल रहा है, फुल स्पीड से चल रहा है, तो इसका दिखाई देता है हमको? ये नहीं दिखाई देता। क्यों नहीं दिखाई देता? इतना स्पीड है, तो इतना रैपिडली वेरी करेगा कि यहाँ पे हमको, जैसे किसी पॉइंट पे, जैसे यहाँ पे ब्राइट है, तो सम टाइम के बाद में यहाँ पे डार्क हो जाएगा, 10 टू पावर -5 सेकंड के बाद में फिर यहाँ पे ब्राइट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमको यूनिफॉर्म लाइट दिखाई देगा, क्योंकि सभी पॉइंट पे चेंज होते रहेगा। ठीक है, इंटेंसिटी चेंज होते रहेगा। अच्छा चलो, मैंने बताया कि जैसे अगर मान लो कि कोहेरेंट नहीं हो तो फाई टाइम के साथ क्या होगा? चेंज होगा, चेंज होगा। तो ये जैसे साइन का जो हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं, साइन स्क्वायर का कुछ ऐसे ऐसे ड्रॉ करते हैं, तो इस केस में ये क्या होगा? इतना स्लोली होगा कि हमको यूनिफॉर्म लाइट दिखाई देगा।
ये इतना फास्ट चेंज करेगा, इतना फास्ट चेंज करेगा। अभी मैं बताया इसलिए कि इसका फ्रीक्वेंसी कितना होता है, 10⁻15 होता है। तो इतना फास्ट चेंज करेगा, इतना फास्ट चेंज करेगा, फ्रीक्वेंसी इतना होगा। तो इसका वेवलेंथ बता दो कितना होगा, वेवलेंथ बता दो, करके बता दो कितना होगा। वेवलेंथ क्या होता है, इसके बीच का डिस्टेंस, तो वो देख लो कि कितना आएगा। वो बहुत ही कम आएगा, तो बहुत कम आएगा, तो वो इसके बीच का सेपरेशन हमको दिखाई देगा, नहीं दिखाई देगा। और नहीं दिखाई देगा तो यहाँ पे हमको क्या दिखाई देगा, यूनिफॉर्म लाइट दिखाई देगा। ठीक है, अगर कोहेरेंट सोर्स नहीं हुआ तो स्क्रीन पे हमको ब्राइट फ्रिंज डार्क फ्रिंज नहीं दिखाई देगा, वहाँ पे हमको यूनिफॉर्म लाइट दिखाई देगा। ठीक है, अच्छा इसका रीजन मैं लिखाया हूँ, इसका रीजन मैं पेज नंबर बताता हूँ, तुम लोग एक बार रीड करो। पेज नंबर लिखो 35, नहीं 35 नहीं, 1 मिनट रुक जाओ, 1 मिनट, पेज नंबर 25 खोलो। यूनिफॉर्म लाइट दिखाई नहीं है, तो इसमें ये तो चलो उसका अलग कंडीशन है इस एक्सपेरिमेंट में। पहले वो पढ़ो क्वेश्चन नंबर, पेज नंबर 25 पे देखो क्या लिखा हुआ है। नीड ऑफ कोहेरेंट सोर्स फॉर प्रोडक्शन ऑफ इंटरफेरेंस पैटर्न, इफ टू सोर्सेस आर कोहेरेंट द फेज डिफरेंस एट एनी पॉइंट विल नॉट चेंज विथ टाइम। फेज डिफरेंस तो कांस्टेंट रहेगा, ठीक है, change with time. We will have a stable interference pattern, that is position of maxima minima will not change with time. ठीक है, if two sources are incoherent the phase difference at any point will change with time and the interference pattern will also change with time. If the phase changes very rapidly with the time, क्योंकि इसका फ्रीक्वेंसी क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है, तो very rapidly with time the position of maxima will also vary rapidly with time. We will see a time average intensity, यानी कि इसका हम क्या देखेंगे, जैसे कॉस का एवरेज वैल्यू, हम कॉस स्क्वायर का एवरेज वैल्यू कितना होता है, हाफ। तो यहाँ पे जो इंटेंसिटी होगा वो इंटेंसिटी हो जाएगा 4I0 और ये हाफ हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2I0। यहाँ पे इंटेंसिटी यूनिफॉर्म लाइट दिखाई देगा और सभी जगह इंटेंसिटी कितना दिखाई देगा, 2I0। ये याद रखना है। अब इसको एक्सपेरिमेंट करके तो मैं बताऊंगा नहीं, ठीक है। और इसका हमने रीजन बता दिया कि फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा होता है और तो इसके वेवलेंथ क्या हो जाएगा, बहुत ही कम हो जाएगा, तो हमको दिखेगा ही नहीं। ये तो देख लो कि कितना आता है, इसका वेवलेंथ कितना हो जाएगा, बहुत ही कम आ जाएगा, समथिंग समथिंग वो बहुत कम आएगा, ठीक है, -7। अब इसके अगर ऐसे ऐसे हो रहा है तो इसके बीच में 10⁻⁻7 है, तो उसको हमको दिखाई देगा, मिलीमीटर में तो दिखाई नहीं देता है, तो ये इतना क्या दिखाई देगा। तो इस केस में हमको क्या दिखाई देगा, यूनिफॉर्म लाइट दिखाई देगा और इसका इंटेंसिटी कितना होगा, 2I0। ठीक है, तो समझ गए कि क्यों कोहेरेंट सोर्स चाहिए। कोहेरेंट सोर्स चाहिए तभी जाके यहाँ पे सस्टेनेबल इंटरफेरेंस होगा, यानी कि ब्राइट फ्रिंज और डार्क फ्रिंज एकदम हमको दिखेगा, अदरवाइज हम लोग को यहाँ पे यूनिफॉर्म लाइट दिखेगा। और क्यों, इसका रीजन में लिखाया हूँ, ठीक है। अच्छा, सेकेंड कंडीशन लिखो, जैसे सस्टेनेबल इंटरफेरेंस के लिए एक तो सोर्स कोहेरेंट होना चाहिए, यानी कि जो दो लाइट आ रहा है दोनों स्लिट से, एक ही लाइट यहाँ से आ रहा है, एक यहाँ से आ रहा है, इसके बीच में जो फेज डिफरेंस है वो कांस्टेंट होना चाहिए, टाइम के साथ चेंज नहीं करना चाहिए। अगर टाइम के साथ चेंज हुआ तो यहाँ पे इंटरफेरेंस पैटर्न नहीं बनेगा, यहाँ पे यूनिफॉर्म लाइट बनेगा, दिखाई देगा, ठीक है। और दूसरा दिन लिखो, द सोर्सेस शुड बी मोनोक्रोमेटिक। सोर्सेस शुड बी मोनोक्रोमेटिक, इसका मीनिंग ये चीज़ है कि जो यहाँ से लाइट इमिट हो और यहाँ से लाइट इमिट हो, दोनों का, यहाँ से जो लाइट है और यहाँ से जो लाइट है, दोनों का वेवलेंथ क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अगर सेम नहीं हुआ तो क्या होगा, जैसे O पॉइंट पे तो सभी का पाथ डिफरेंस 0 होगा, तो सबका सेंट्रल ब्राइट तो यहीं पे बनेगा। यानी कि अगर मान लो कि व्हाइट लाइट, एक क्वेश्चन भी है PYQ में और बोर्ड में भी आया हुआ है, इफ मोनोक्रोमेटिक लाइट इज रिप्लेस्ड बाई व्हाइट लाइट, अगर मोनोक्रोमेटिक लाइट को हमने व्हाइट लाइट से रिप्लेस कर दिया
तो यहाँ पे सबका क्या बनेगा, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज बनेगा। तो यहाँ पे 7 कलर्स आएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, व्हाइट हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, व्हाइट हो जाएगा। और ब्राइट फ्रिंज का हमने पोजीशन बताया था एन लेमडा डी बाई स्मॉल डी। एन इक्वल टू 0 के लिए तो सबका 0 हो जाएगा। यहाँ पे सभी लाइट आएगा सेम फेज में, तो सभी कलर होगा, 7 कलर होगा, तो यहाँ पे व्हाइट ही होगा। लेकिन अब यहाँ पे फर्स्ट जैसे फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज है, रेड का अलग होगा, वायलेट का अलग होगा। किसका वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होता है, वायलेट का होता है 400, रेड का होता है 700। तो अब 700 का दूर बनेगा सेंट्रल पॉइंट से या 400 का दूर बनेगा, 700 का। तो अब यहाँ पे क्या होगा, कलर्ड फ्रिंज बन जाएगा, और ये हो जाएगा रेड, और ये हो जाएगा वायलेट, और बीच में सब ऐसे, यानी कि सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज के आइदर साइड क्या हो जाएगा, कलर्ड फ्रिंज बन जाएगा। समझ रहे हो कि नहीं कि मैं क्या बता रहा हूँ। व्हाइट लाइट के वाला सोर्सेस क्या होते हैं? कोई भी व्हाइट लाइट, सनलाइट व्हाइट लाइट है। ये भी मोनोक्रोमेटिक नहीं है। जाओगे कॉलेज में तो वहाँ पे देखोगे, वहाँ पे मोनोक्रोमेटिक, चाहे वो बच्चे लेके नहीं घूमते हैं, वो क्या बोलते हैं, वो लेजर लाइट, वो भी पार्शियली मोनोक्रोमेटिक ही होता है। लेकिन जब जाओगे, क्या उसी से किए थे, उससे भी हो जाता है, लेकिन वो हीलियम लाइट होता है ना, वो जब कॉलेज में जाओगे तो वहाँ पे मेरे प्रोफेसर किए थे सही, इसको ऐसे करके और लाइट जला के वाइट पे दिखाए थे, तो एकदम एग्जैक्ट आ रहा था। यूट्यूब पे देखना, बहुत सारा वीडियो, ठीक है। तो यहाँ पे ये सभी क्या हो जाएगा, कलर्ड हो जाएगा, समझ गए। इसलिए सोर्स क्या होना चाहिए, मोनोक्रोमेटिक होना चाहिए, सिंगल वेवलेंथ होना चाहिए, ठीक है। क्या बोले, हाँ बना लो इसको। ये क्या हो जाएगा, वायलेट हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा। बीच में तुम लोग लिख लो ना अपना व्यूअर से जो फॉर्मूला है अपना लिख लेना। वेवलेंथ तो लेकिन कम होते रहनी चाहिए ना, जैसे हम उधर से यहाँ आ रहे हैं। जैसे ये वायलेट का 400 होता है और 700 है, तो 400 समथिंग समथिंग यहाँ पे रेड का सबसे लास्ट में बनेगा। इंक्रीज कर रहा है हाँ, सॉरी, पोजीशन जैसे इंक्रीज करेगा ना, तो इसका सेंट्रल पर वो 0 से पोजीशन भी दू पर जाएगा। यहाँ पे जस्ट इस वाइट के जस्ट बगल में वायलेट बनेगा, उसके बाद में सबसे लास्ट में क्या बनेगा, रेड बनेगा। फिर जैसे वो मैं कह रहा हूँ ग्राफ है जैसे, तो चलो तुम लिखो, ये याद रखना है कि सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज क्या होगा, व्हाइट हो जाएगा, और उसके दोनों साइड में क्या होगा, कलर्ड ब्राइट फ्रिंज बनेगा। और कैसे, तो वेवलेंथ वेरी करेगा। व्हाइट लाइट भी दिखेगी, हाँ, दिखेगी, ये व्हाइट दिखेगी, लेकिन ये सभी कलर्ड दिखेगा उसके साइड में। सेकंड लिख लिए। फर्स्ट में क्या होना चाहिए, कोहेरेंट होना चाहिए, सेकंड में मोनोक्रोमेटिक होना चाहिए, और थर्ड में लिखो डिस्टेंस बिटवीन टू कोहेरेंट सोर्सेस, यानी कि स्मॉल डी, डिस्टेंस बिटवीन टू कोहेरेंट सोर्सेस, ब्रैकेट में लिखना है स्मॉल डी, शुड बी मच स्मॉलर देन डिस्टेंस बिटवीन टू सोर्सेस एंड स्क्रीन, यानी कि कैपिटल डी। और ये हमने कल भी कंडीशन बताया था कि कैपिटल डी इज मच मच ग्रेटर देन स्मॉल डी होता है, तब उस केस में, ठीक है। स्लिट से नहीं हो, बिटवीन स्लिट है तो वही सोर्सेस, दो सोर्सेस है, ऐसे भी लिख लो कि डिस्टेंस, और करके तुमको दिक्कत है तो और लिख लो, लिखो डिस्टेंस बिटवीन स्लिट्स इज मच स्मॉलर देन, और करके लिख लो डिस्टेंस बिटवीन स्लिट्स इज मच स्मॉलर देन डिस्टेंस बिटवीन स्लिट्स एंड स्क्रीन। ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक है टू कोहेरेंट सोर्सेस, मतलब कोहेरेंट सोर्स हम कैसे ऑब्टेन करेंगे। तो कोहेरेंट सोर्स हम एक सिंगल सोर्स से अगर टू सोर्स अगर ले ले तो उसी से कोहेरेंट सोर्स होता है। बहुत सारा वे है, लेकिन हमको यही पढ़ना है
लिखो, टू कोहेरेंट सोर्सेस कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम सिंगल पेरेंट सोर्स। देखो कुछ ऐसे है, पहले देखो यहाँ पे, जैसे एक है पॉइंट सोर्स है, तो इससे जो वेव फॉर्म होगा वो क्या होगा, स्फेरिकल शेप का होगा। तो अब जैसे इस पॉइंट ये सभी पॉइंट पे क्या होगा, सेम फेज में होगा, मैंने बताया था। तो कोई जैसे मान लो कि कोई ऐसे ऐसे आता है, तो इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे भी जो लाइट होगा वो क्या होगा, सेम फेज में होगा। ठीक है, तो इसका देखो, इसका पेज नंबर देखो 13, बुकलेट का पेज नंबर 13, इसमें मैं लिखाया हूँ कि जैसे एक सिंगल सोर्स से हम टू कोहेरेंट सोर्स ऑब्टेन कर सकते हैं। देखो इसमें मैं लिखाया हूँ, इन YDSC योंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द टू सोर्सेस S1 S2, जो स्लिट हमने माना, गेट्स लाइट फ्रॉम ए सेम सोर्स S, वाट एवर फेज चेंज इन S1 द सेम फेज चेंज इन S2, द रिलेटिव फेज डिफरेंस बिटवीन S1 एंड S2 रिमेन्स कॉन्स्टेंट विद टाइम, दस S1 एंड S2 एक्ट एज ए कोहेरेंट सोर्स। एक ही सोर्स से वो यहाँ पे दो सोर्स बन रहा है। अगर मान लो कि इसमें फेज सम चेंज हुआ तो यही लाइट यहाँ पे भी आएगा, यही लाइट एक टाइम में यहाँ पे आएगा, समझ रहे हो ना। तो एक ही सोर्स से दो लाइट आ रहा है, तो अगर इसमें फेज चेंज हुआ तो यहाँ भी फेज चेंज, यहाँ भी फेज चेंज, दोनों का डिफरेंस क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। हाँ ठीक है। एक और होता है लॉयड्स मिरर एक्सपेरिमेंट, तो सिलेबस में हमारे नहीं है। जैसे यहाँ पे एक सोर्स रख दिए, एक स्क्रीन हमने यहाँ पे रख दिया, और ये तुम्हारा प्लेन मिरर रख दिया, इससे भी हम करते हैं सब हमारे सिलेबस में। तो जैसे एक पी पॉइंट हमने यहाँ पे लिया, तो एक तो डायरेक्ट पी पॉइंट ऐसे जाएगा, और दूसरा क्या होगा, यहाँ से रिफ्लेक्ट होके जाएगा, यहाँ से। तो फिर एक सिंगल सोर्स से जा रहा है, तो इससे भी हम कोहेरेंट सोर्स ऑब्टेन करते हैं, इसको बोलते हैं लॉयल मिरर एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो ये हमारे सिलेबस में नहीं है। ठीक है, तो उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक आ जाओ, ये सब मेन टॉपिक तो हो ही गया है, सब जस्ट मैं बता देता हूँ। उसके बाद में पेज नंबर 19 देखो, पेज नंबर 19, देखो एक स्लिट यहाँ पे है, एक स्लिट यहाँ पे है, और हमने क्या बताया, सोर्स को हम इक्वी डिस्टेंस पे रखते हैं, और स्क्रीन कुछ यहाँ पे होता है, तो इसको हम ऐसे ज्वाइन करते हैं, तो O और S, और इस पॉइंट को कुछ ले लो, जैसे मान लो कि कुछ जैसे A पॉइंट ले लेते हैं, तो O A और जैसे O S A और O क्या होगा, एक ही लाइन पे लाइज करेगा, स्ट्रेट लाइन पे लाइज करेगा। अगर सोर्स को मान लो कि हम स्लाइटली यहाँ पे शिफ्ट कर दिए, तो उस केस में वो पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, यानी कि सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज यहाँ पे शिफ्ट कर जाएगा, जो यहाँ पे बन रहा था वो यहाँ पे शिफ्ट कर जाएगा। अगर मान लो कि इस पॉइंट को मान लो कि हमने यहाँ पे शिफ्ट कर दिया, तो उस केस में O डबल डैश यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे जो बन रहा था फ्रिंज वो यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। ये तीनों एक ही लाइन पे लाइज करना चाहिए। अगर इसको हमने थीटा से शिफ्ट कर दिया तो ये भी क्या हो जाएगा, थीटा से ऐसे हो जाएगा। ठीक है, और इसमें जेई में क्वेश्चन आए हुए हैं, मोस्ट ऑफ बुक में 11-12 पे जितने भी PYQ है, मोस्ट ऑफ में इक्वी डिस्टेंस पे रखा हुआ है, लेकिन हम पाथ डिफरेंस कहाँ से लेते हैं, सोर्स से लेते हैं, इस पेरेंट सोर्स से लेते हैं, लेकिन हमारा केस में A और ये दोनों इक्वल है, इसलिए हम पाथ डिफरेंस यहाँ से लिए थे। ठीक है, अगर इसको इक्वी डिस्टेंस पे ना रखा जाए तो हम पाथ डिफरेंस कहाँ से लेंगे, सोर्स से लेंगे। ठीक है, तो देखो इसमें लिखा हुआ है,
इन योंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, पेज नंबर 19 देखो, पेज नंबर 19, इन योंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट सोर्स होल S lie on the perpendicular bisector of the two slits S1 and S2. The central fringe lies at O, also on the perpendicular bisector. If S is shifted by an angle theta to the point S dash, then central fringe appear to that O dash. जो फिगर में बनाया हुआ है पीछे देख लो, पीछे उसके पेज नंबर 20 पे देखो, यही सब चीज मैं बताया हूँ जो इसको लिखाया हूँ। फर्स्ट में देखो सोर्स कहाँ पे है, स्लिट कहाँ पे है और सेंट्रल पॉइंट कहाँ पे है। अगर सोर्स को हम ऊपर शिफ्ट कर दिए तो वो पॉइंट नीचे शिफ्ट हो जाएगा, अगर इसको हम नीचे शिफ्ट कर दिए तो ये सेंट्रल ब्राइटली ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, वो लिखाया हूँ। उसके बाद में नेक्स्ट है शेप माइनस थीटा, ये माइनस थीटा प्लस थीटा। तुम ये याद रखो कि अगर इसको नीचे शिफ्ट करेंगे तो ऊपर होगा, उसको ऊपर शिफ्ट करेंगे तो नीचे हो जाएगा। ठीक है, जब जेई के क्लास में पढ़ाऊंगा तो सब चीज़ डिटेल से वहाँ पर मैं बताऊंगा। अभी आप अच्छा चलो पहले सुनो। उसके बाद में पेज नंबर देखो 21, पेज नंबर देखो 21, देखो जो हमने बताया था पिछले क्लास में, ये तो याद होगा, ये चीज़ हमने बताया था। तो ये क्या है, हाइपरबोलिक शेप का है और ये क्या है, स्ट्रेट लाइन नेक लाइन। तो किस सिचुएशन में ये जो इस शेप का बनेगा, जो यहाँ पे लाइनिंग बनता है ना, जैसे स्क्रीन पे, तो स्क्रीन पे कब ये बनेगा और कब ये बनेगा, इसके लिए कंडीशन में लिखाया हूँ। देखो पेज नंबर 21 में, तो द लोकस ऑफ पॉइंट सच दैट एस पी अगर को पार्ट डिफरेंस कांस्टेंट है तो उस केस में क्या बनेगा, हाइपरबोला शेप बनेगा। जो फ्रिंज होगा, हमने स्टेट बताया था ना, वो जो अब इस 3 डायमेंशनल फिगर को मैं कैसे बनाऊं, देखो यहाँ पे जो फ्रिंज बनेगा वो कुछ हाइपरबोलिक शेप का बनेगा। ठीक है, एक कंडीशन है नीचे में देखो, इफ डी इज वेरी लार्ज कंपेयर टू द फ्रिंज विड्थ, अगर डी क्या हो जाए, मच मच ग्रेटर देन हो जाए डब्ल्यू के, तो उस केस में क्या होगा, स्ट्रेट लाइन बनेगा। बस यही याद रखना है। वैसे भी ज़्यादा काम बहुत कम होता है, लेकिन डी के कंपेयर में अगर ये बहुत ज़्यादा कम हो जाए तो उस केस में स्ट्रेट लाइन बनता है। तुमको याद रखना कि हाइपरबोलिक होता है बस। क्या, जब कोई भी नॉर्मल केस हो तो हाइपरबोला बनेगा। ये कंडीशन हो जाए तो तुमको बस एनसीईआरटी में लिखा हुआ है हाइपरबोला ही। एचसी वर्मा में केस दिया हुआ है कि अगर ये कंडीशन हो जाए तो स्ट्रेट लाइन भी बनेगा। तुमको याद रखना है कि जो फ्रिंज का शेप होता है वो कैसे होता है, हाइपरबोला होता है। बस इतना ही है, जो टेल टॉपिक है वो सब हमने करा दिया। जो मेजर टॉपिक है वो वही था, योंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट और इंटरफेरेंस का। ठीक है, तो अब इस पे कुछ क्वेश्चन हम करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन हम करेंगे इस पे, एनसीईआरटी तो लाए ही हो। चलो क्वेश्चन नंबर देखो, क्वेश्चन नंबर देखो फर्स्ट, पेज नंबर 46, करके देखो तो कर सकते हो। पेज नंबर फोर्टी सिक्स अभी रहने दो, तुम करो पेज नंबर 49 पे जो क्वेश्चन है उसको करो। 49 50 पे जो है उसको मैं करा दिया था। उसके बाद में 51 पेज नंबर पे है उसको करो। पहले तो कुछ क्वेश्चन था, अब तो बिल्कुल क्वेश्चन PYQ तुम लोग लेकर आए हो। अच्छा चलो पहले ये करो, तो क्वेश्चन नंबर 49 पेज नंबर 49 पे बुकलेट के जो क्वेश्चन है उसको करो। या मैं करूं, देखो दिया हुआ है, इन योंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द स्लिट्स आर सेपरेटेड बाई, क्या दिया हुआ है, स्मॉल डी गिवन है। तो ये क्वेश्चन है,
स्मॉल डी गिवन है 0.28 मिलीमीटर, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 2.8 इंटू 10⁻⁻4 मीटर, डी इक्वल टू लिख सकते हैं, ठीक है। और स्क्रीन इज प्लेस्ड 1.4 मीटर, ये क्या गिवन है 1.4 मीटर। द डिस्टेंस बिटवीन सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज एंड फोर्थ ब्राइट फ्रिंज इज मेजर्ड, यानी कि x4 गिवन है। जैसे जो भी हम डिस्टेंस मेजर करते हैं ओ पॉइंट से, यानी कि सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज से ही मेजर करते हैं, याद है ना। तो ओ गिवन है कितना 1.2 10⁻⁻2 मीटर गिवन है, ठीक है। तो हमको फाइंड क्या करना है, वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड। तो हमने एक्स एन का फॉर्मूला यही लिखा था, एल लेमडा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी। और फोर्थ ब्राइट फ्रिंज 0 के लिए क्या होता है सेंट्रल, 1 के लिए 1, 2 के लिए 2। तो इसमें हम एन की वैल्यू क्या पुट कर देंगे 4, तो ये क्या हो जाएगा x4 इक्वल टू हो जाएगा 4 लेमडा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी। अब इसे लेमडा फाइंड करो, इससे लेमडा फाइंड करो। 6 इंटू 10 टू पावर, अच्छा मैं अभी देखता हूँ। अब तुम इतना माइनस बता दिए, सब तुम लोग सभी सोल्व करके बताओ कि कितना आएगा। अच्छा अब बुकलेट तुम लोग खोल लो, PYQ खोल लो। PYQ का देखो क्वेश्चन नंबर 41, क्वेश्चन नंबर 41 देखो क्या कहा जा रहा है। ये तो हो गया ना, ये सोल्व कर लिए या मैं करके बताऊं, कुछ नहीं है, ये तो फार्मूला पुटिंग है। लेमडा इक्वल टू कितना हो जाएगा x4 इंटू डी अपॉन में कितना हो जाएगा 4 कैपिटल डी, ये कितना है 1.2 इंटू 10⁻⁻2, ये कितना है 2 8 इंटू 10⁻⁻4 और 4 इंटू ये कितना है 1.4। अब तुम सिंपल सोल्व कर दो, सब तो कैंसिल आउट होने वाला है, तो इससे कट कर दो इसको 2 जा, ठीक है, इसको कर दो 2 जा 0.6, तो कितना हो जाएगा 6 इंटू 10⁻⁻7, तो इसको हम कर देते हैं 600 इंटू 10 क्या लिख सकते हैं -9, तो 600 नैनोमीटर हो जाएगा, ठीक। अच्छा क्वेश्चन नंबर 41 देखो तो, दिया पहले क्वेश्चन नंबर देख लिए 41, PYQ का क्वेश्चन नंबर 41 देखो दिया हुआ है, द रेशियो ऑफ इंटेंसिटी एट द मिनिमा टू द मैक्सिमा इन योंग्स डबल स्लिट इज दिस, यानी कि आई मिनिमा अपॉन में आई मैक्सिमा इक्वल टू गिवन है तुम्हारा कितना 9/25। हमको क्या निकालना है विड्थ ऑफ इतना, तो हमने क्या बताया था इसका फॉर्मूला √W1 प्लस √W2, क्या हाँ सॉरी माइनस √W1 प्लस होल स्क्वायर, ऐसे कर सकता है। रूट क्यों हुआ, आई तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है W। तो
तो हमने आई को भी तो अंडर रूट में ही लिखा था हमने। डायरेक्ट भी तो लिख नहीं, एम्पलीट्यूड को डायरेक्ट होता है, मैंने बताया था आई इज प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू डब्लू, ये हमने बताया था, यही बताया था। I is equal to KW नहीं हो जाएगा। तो वो इंटेंसिटी देखो, वो भी तो अंडर रूट में ही होता है, अंडर रूट में ही होता है ना, अंडर रूट आई वन प्लस अंडर रूट आई टू, इसी टाइप से हमने कराया था। अब इसको ऐसे करो, अब इसका स्क्वायर रूट कर दो तो कितना हो जाएगा, 3/5 इक्वल टू अंडर रूट W1 माइनस अंडर रूट W2 अपॉन में अंडर रूट W1 प्लस अंडर रूट W2, ठीक है। 4:1 अब क्रॉस मल्टीप्लाई करके सोल्व करो इसको, तो कंपोनेंट और डिविडेंड जैसे मर्जी हो, इसके बाद में करो। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तुम मैथ्स जानते हो तो तुम कोई पढ़ लोगे, तुम जानते हो क्या होता है कंपोनेंट एंड डिविडेंड। चलो तो तुम क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ठीक है। तो 3/√W1 प्लस 3/√W2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5/√W1 माइनस 5/√W2, ठीक है। तो W2 को इस साइड लाओ तो कितना हो जाएगा, 8/√W2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2/√W1। अब स्क्वायरिंग करके जैसे भी हो कट करके, तो ये कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो स्क्वायरिंग कर दो तो कितना हो जाएगा, 16W2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, W1। तो 16/1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, W1/W2, शायद यही हो जाएगा, देखो ठीक है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं था। ठीक है। अच्छा, एक और क्वेश्चन करो, तो इस क्वेश्चन को नोट कर लो। चलो लिखो, टू कोहेरेंट सोर्सेस ऑफ डिफरेंट इंटेंसिटीज, two coherent sources of different intensities फुल स्टॉप लिखो। द रेशियो ऑफ मैक्सिमम टू द मिनिमम इज 25, यानी कि आई मैक्स अपॉन में आई मीन इक्वल टू 25। फाइंड द इंटेंसिटीज ऑफ द सोर्स आर इन रेशियो, यानी कि I1 अपॉन में I2 हमको फाइंड करना है। देखो गिवन है आई मैक्स अपॉन में आई मीन इक्वल टू 25, और हमको फाइंड करना है I1 अपॉन में I2 इक्वल टू वाट। चलो तुम लोग करके बताओ, मैं आंसर देखता हूँ इसका। फोर बाय 1/6 कोई ऑप्शन नहीं है, इसका आंसर 4/6 2/3 नहीं। मैं इसको करके बताता हूँ, 14 का आंसर देखता हूँ। मैक्सिमम टू मिनिमम रेशियो दे रखा है। 14 का आंसर है सी, और 14 का आंसर है 9:4। 9:4। नाइन इज टू फोर आ गया।
आ गया सबका 9:4। हाँ, स्क्वायर करना भूल गया। अच्छा चलो, एक क्वेश्चन है नीट में, क्वेश्चन नीट का क्वेश्चन है, लिखो। एक नीट का क्वेश्चन है, लिखो। क्वेश्चन ही मैं समझा देता हूँ। इसमें दिया हुआ है द इंटरफेरेंस पैटर्न इज ऑब्टेन्ड विथ टू कोहेरेंट लाइट सोर्सेस ऑफ इंटेंसिटीज रेशियो, रेशियो गिवन है, दैट मीन्स I1 अपॉन में I2 इक्वल टू n गिवन है, ठीक है, n गिवन है। इन द इंटरफेरेंस पैटर्न द रेशियो ऑफ, और हमको ये फाइंड करना है I मैक्स माइनस I मीन अपॉन I मैक्स प्लस I मीन, और ये गिवन है ईटा n, तो आंसर निकाल दो। I मैक्स अपॉन में I मीन, और जेई में तो इसके क्वेश्चन बड़े बड़े हैं। सेम क्वेश्चन, ये सेम क्वेश्चन ये 20 जेई के 21 के पेपर में आया हुआ है, सेम क्वेश्चन, यही क्वेश्चन। तो 1/√n नहीं, 1/2 बिल्कुल नहीं, इसका आंसर तुम करके बताओ। अच्छा, जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया था वो सबका हो गया। इसका आंसर है, इसका आंसर है, इसका तुम्हारा आंसर है, तुम्हारा 1 मिनट रुक जाओ, 2√n अपॉन में n+1, ये आंसर है। जो फर्स्ट क्वेश्चन इससे पहले दिया था 9:4 आ गया सबका। हाँ चलो ये करो तो, और इसका आंसर यही है, और ये गिवन है। ये आंसर है। I max माइनस I min अपॉन ये पूछा है ना। हाँ यही इसका बनाना ना किसके इक्वल टू होता है, और जो करेक्ट ऑप्शन है वो ये है। इसमें 4 ऑप्शन गिवन है, जो करेक्ट है वो ये है। और ये 17 के नीट में आया हुआ है, 21 के जेई में आया हुआ है, 21 या 22 के जेई में आया हुआ है, सेम क्वेश्चन। 21 के जेई में आया हुआ है, सेम क्वेश्चन। कुछ नहीं है, इसको फॉर्मूला तो पुट करो, जैसे मैं करके बताता हूँ। फॉर्मूला पुट कर दो, अंडर रूट, देखो √I1 प्लस √I2 का होल स्क्वायर माइनस √I1 माइनस √I2 का होल स्क्वायर, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4ab हो जाएगा, समझ रहे हो। और इसमें ये करना है √I1 प्लस √I2 का होल स्क्वायर प्लस √I1 माइनस √I2 का होल स्क्वायर, ऐसे कर दिए। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, वो कितना हो जाएगा? 2a प्लस बी हो जाएगा। तुम करके देख लो, तो a कितना आ जाएगा? 4 √I1 √I2, 4ab हो जाएगा, और a कितना हो जाएगा? 2I1 प्लस I2। अब इससे कट कर दो तो ये 2 चला जाएगा, ठीक है। अब चलो, हाँ बोलो, अगर कोई डाउट्स हो तो। अच्छा चलो ठीक है, कोई बात नहीं, पहले अब देखो इतना दिया हुआ है। अच्छा, इसमें हम ऐसा करते हैं
कि ऊपर नीचे I2 से डिवाइड कर देते हैं, ऊपर नीचे डिनोमिनेटर नोमिनेटर को तो 2, और इसको हम लिख सकते हैं क्या, I1 प्लस I2, और अपॉन में कितना हो जाएगा I2 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट में ही हमने कर दिया, और इसमें हम कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा I1 अपॉन में I2, और ये कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो इसको a इसी से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 2√n, और ये कितना हो जाएगा n+1। सिंपल है क्वेश्चन, कुछ नहीं है। या तुम वो भी कर सकते हो, I1 के जगह पे n I2 कर दो, पुट कर दो, कैंसिल आउट हो जाएगा, वैसे भी कर सकते हो। ठीक है, अच्छा माइनस में आ रहा है। अब तुम देखो माइनस में कैसे आएगा। अच्छा चलो एक और क्वेश्चन देखो, लिखो, इन द इंटरफेरेंस एक्सपेरिमेंट और सेम क्वेश्चन आया हुआ है 22 में, इन द इंटरफेरेंस पैटर्न ऑब्टेन ऑन द कोहेरेंट सोर्स लाइट इंटेंसिटी रेशियो गिवन है। चलो इसको मैं हटा दूं, इसमें गिवन है 22 के जेई में गिवन है I1 अपॉन में I2 इक्वल टू, कहाँ हो गया क्वेश्चन, 4:1 दिया हुआ। इंटरफेरेंस पैटर्न इज ऑब्टेन्ड विथ 2 कोहेरेंट लाइट सोर्सेस ऑफ इंटेंसिटी रेशियो 4:1, एंड रेशियो हमको निकालना है I मैक्स प्लस I मीन अपॉन I मैक्स माइनस I मीन इक्वल टू 5 अपॉन में x है, वो गिवन है, दो x की वैल्यू निकालना है। ये है जेई 25 जून सेकेंड शिफ्ट 2022। तो इस टाइप से क्वेश्चन, अब देखो इसमें 22 में एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, सेम क्वेश्चन ये दिया हुआ है। तो इस टाइप से बहुत सारे क्वेश्चन जेई में भरे पड़े हैं, और किसी में कुछ नहीं है, सब में यही करना है। अब इसमें तुम I2 इक्वल टू 1 पुट कर दो, और I1 इक्वल टू 4 पुट कर दो, और फिर उसको सोल्व करो, और 5 अपॉन में दिस आएगा, x की वैल्यू निकाल दो। तब तक मैं आंसर बता देता हूँ तुम लोग को। 79, पहले मुझे देखने दो। 4, हाँ ठीक है, ठीक है। तो और कितना मैं लिखाऊं, फिर 23 का क्वेश्चन लिख लो। इन योंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, ये 23 में आया हुआ है, इन योंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, ठीक है, द रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम स्लिट इज 2:1, यानी कि A1 अपॉन में A2 इक्वल टू 2:1। फाइंड द रेशियो ऑफ मैक्सिमम टू द मिनिमम इंटेंसिटी इन इंटरफेरेंस पैटर्न। हमको I मैक्स अपॉन में I मिन निकालना है। ये 2023 का क्वेश्चन है, पिछले साल का नहीं, इस बार का। निकलना जल्दी, कितना है? अब देखो मैं आंसर देखता हूँ, 1 मिनट। 4:1 तो ऑप्शन ही नहीं है कोई। करो तुम लोग, करो ऐसे। इसका आंसर है 9:1। 9:1। देखो अभी हमने बताया था क्या, कि I मैक्स अपॉन में I मीन इक्वल टू, एम्पलीट्यूड के लिए हमने बताया था A1 प्लस A2 अपॉन में A1 का होल स्क्वायर, यही चीज हमने बताया था। और ये 4:1 है, तो I एक को क्या, हाँ A1/A2 दे रखा है।
A1/A2 दे रखा है, अभी हमें क्वेश्चन बोल रहा वो कितना था 4:1 2:1 पुट कर दो, A1 को 2 पुट कर दो और A2 को 1 पुट कर दो, तो कितना हो जाएगा 3। ऑप्शन है 9:1, सिंपल आ जाएगा। यह है इस बार का 23 का जेई का क्वेश्चन। ठीक है, तो थोड़ा सा अच्छा से पढ़ लोगे तो जेई के सब क्वेश्चन इसी टाइप से। एक और जेई का क्वेश्चन आता है, जैसे मान लो कि जैसे यहाँ पे इंटरफेरेंस पैटर्न हो रहा है, जैसे लाइट यहाँ पे कोई स्लैब लगा दिए तो क्या होगा, तो कितना ऊपर शिफ्ट करेगा नीचे। कोई ट्रांसपेरेंट सीट लगा दिए, जिसको माइका सीट उसको बोलते हैं, तो वो सब चीज़ बिल्कुल नहीं था, इसलिए मैंने नहीं कराया, उस क्लास में मैं कराऊंगा। ठीक है, तो इंटरफेरेंस हो गया कंप्लीट। ठीक है, अच्छा अरे क्वेश्चन ही नहीं पूरा सुना। IMAX फाइनल पूछा था मैंने, IMAX तो I1/I2 बता दिया। अच्छा, मैं सोल्व करके बताऊँ इसको? नहीं, मैंने सुन गलत किया था वो। अच्छा चलो, सुन गलत लिए थे तो कोई बात नहीं। अच्छा, उस दिन हमने डिफ्लेक्शन एथी पढ़ाया था, क्या बोलते हैं, पोलराइजेशन, उसका कोई क्वेश्चन हमने नहीं बताया था। ठीक है, चलो एक एनसीईआरटी में क्वेश्चन है जो बुकलेट में है, वो देखो, उस पहले उसको मैं करता हूँ, फिर उसके बाद में इसके कुछ क्वेश्चन मैं करके बताऊंगा। बुकलेट में क्वेश्चन है और एनसीईआरटी में भी है क्वेश्चन। पेज नंबर देखो 45, और इसका सॉल्यूशन भी इसके साथ ही है। पेज नंबर 45 समझे वो जो क्वेश्चन कराया हूँ कि नहीं समझे? अच्छा चलो ठीक है, एक क्वेश्चन कराने के बाद में कुछ क्वेश्चन और कराता हूँ पोलराइजेशन का, उसके बाद में डिफ्लेक्शन कराऊंगा। या डिफ्लेक्शन शुरू कर दे? चलो पहले ये करो, क्वेश्चन नंबर देखो 45 पे देखो, दिया हुआ है क्या, डिस्कस द इंटेंसिटी ऑफ ट्रांसमिटेड लाइट व्हेन पोलराइज्ड शीट इज रोटेटेड बिटवीन टू क्रॉस पोजीशन। इसका मीनिंग क्या हुआ? दो पोलराइज लगा। देखो यहाँ पे जैसे एक पोलराइजर मान लो कि P1 यहाँ पे है, पोलराइज सीट, अब उतना नहीं बनाएंगे हम, ऐसे ही बना देंगे, पास एक्सिस हमने बना दिया, नहीं तो फिर हम ऐसे बनाते, इसको कलाकारी इसमें दिखाना होता, और इसको ऐसे हमने, इसको क्या बोलते हैं, पास एक्सिस। ठीक है, यहाँ पे अनपोलराइज लाइट दिखाते हैं 2I0। ठीक है, तो यहाँ पे लाइट होता है कुछ ऐसे पोलराइज्ड, I0 हो जाता है। ठीक है, एक क्रॉस का मीनिंग क्या होता है, परपेंडिकुलर हो। मैंने बताया था कि जब परपेंडिकुलर हो तो उसको क्रॉस पोजीशन बोला जाता है। एक ऐसे है, ठीक है, इसका नाम दे दो मान लो कि P2, और एक को इसमें बनाना है, एक को यहाँ पे बनाना है, जैसे एक को हमने यहाँ पे बना दिया ऐसे, और इसका नाम हमने दे दिया P3, तो यहाँ पे लाइट का इंटेंसिटी क्या होगा, यही हमको फाइंड करना है। करके बताओ। अच्छा सुनो, एक मिनट, अब इसको दो क्रॉस पोजीशन पे है, और इसको क्या करना है, यहाँ पे P3 को रोटेट करना है, तो मिनिमम मैक्सिमम इंटेंसिटी कितना होगा वो सब हमको फाइंड करना है। ठीक है, जैसे मान लो इसका पास एक्सिस ऐसे है और ये वर्टिकल के साथ थीटा एंगल बना रहा है, तो यहाँ पे इंटेंसिटी I1 होगा, तो I1 इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, इस पे इंसिडेंट कितना होगा, I0 कॉस स्क्वायर थीटा, इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अच्छा, अब इसका निकालना है, तो देखो इसके पास एक्सिस और इसके पास एक्सिस के बीच में एंगल कितना है, इसका पास एक्सिस कुछ ऐसे है, तो कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा, तो यहाँ पे I2, यहाँ पे I, इस पे इंसिडेंट कितना हो गया I1 कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा लिखेंगे। देखो जब यहाँ पे इंटेंसिटी निकालेंगे तो इसके और इसके पास एक्सिस के बीच का एंगल देखेंगे, जब यहाँ पे निकालना हो तो इसके और इसके देखेंगे, अगर यहाँ पे निकालना होता तो फिर इसके और इसके पास एक्सिस के बीच के देखते हैं। ठीक है, तो इसका पास एक्सिस कुछ ऐसे है और इसका तो वर्टिकल है, दोनों के बीच में हमने एंगल थीटा ले लिया, और इसका पास एक्सिस क्या ऐसे है और इसके बीच में ये थीटा है, तो ये कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा, तो कॉस स्क्वायर कितना लिख देंगे 90 माइनस थीटा। I1 ऑलरेडी हमने निकाला था, तो ये कितना हो जाएगा I0
इंटू साइन स्क्वायर थीटा। कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है? साइन स्क्वायर थीटा। तो इसको हम फर्दर ऐसे कर सकते हैं, आई नॉट बाई 4 और 2 कॉस थीटा साइन थीटा का स्क्वायर कर दे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, करेगा? अच्छा ये कितना होता है? 2 कॉस थीटा साइन थीटा साइन 2 थीटा। तो यहाँ पे इंटेंसिटी हो जाएगा आई नॉट बाई 4 साइन 2 थीटा, ऐसे हो जाएगा। अच्छा मैक्सिमम कब होगा? जब 2 थीटा 90 हो, यानी कि थीटा क्या होना चाहिए? 45 हो जाना चाहिए। समझ रहे हो ना? तो चलो इतना नोट कर लो, ऐसे उसमें तो लिखा हुआ है, फिर भी नोट करो, उसके नीचे स्पेस है उसमें नोट करो। अब ये सब फिगर बना के नोट करो। आज देखो पेपर में बनाना है तो अब ऐसे ऐसे लिख दो, ऐसे। ये स्टैंडर्ड बुक में तो सही लिखा हुआ है, जैसे इस पास एक्सिस को दिखा दो। हो गया? एक जेई का क्वेश्चन कर लेते हैं, 2023 का क्वेश्चन है। तुम लोग चाहो तो लिख सकते हो और नहीं चाहो तो सुन लो। अब इतना बड़ा है कि उसमें जो मेन डाटा है वो लिख लो। ये जस्ट इस बार 23 में आया हुआ है। और क्या इजी क्या है? जानते हो तो 2+2 है, नहीं जानते हो तो बहुत मुश्किल है। अगर तुम समझ लिए उस टॉपिक को तो एकदम बिल्कुल इजी है, नहीं समझे तो पता नहीं। हाँ चलो तुम लिखना चाहो तो लिख लो, नहीं तो मैं दिया हुआ है। 2 polaroid A and B are placed in such a way that path axis of polarids are perpendicular to each other। ठीक है, यानी कि A और B क्रॉस पोजीशन पे है। नाउ अनदर polaroid C placed between A and B bisecting the angle between them। कितना एंगल पे होगा? 45 पे होगा। तो यानी कि एक, जैसे इसको हमने ले लिया A, ठीक है, और B को हमने ऐसे कर दिया और C को कुछ ऐसे कर दिया, ठीक है, और A एंगल कितना है? 45। ठीक है, यही कहा जा रहा है। उसके बाद में आगे मैं रीड करता हूँ। If the intensity of unpolarized light is I0, that intensity of transmitted light after passing through polaroid B will be। यहाँ पे अनपोलराइज्ड लाइट का इंटेंसिटी कितना है? I0 है। तो यहाँ पे इंटेंसिटी क्या होगा वो हमको फाइंड करना है। करो, कुछ भी नहीं है, एकदम सिंपल है। यहाँ पे कितना हो जाएगा इंटेंसिटी, जल्दी बताओ। यहाँ पे हमने ले लिया I1, तो I1 इक्वल टू कितना होगा? इस पे इंसिडेंट कितना हुआ? तो I0/2, और इसके बीच के पास एक्सिस कितना हो जाएगा? एंगल 45। इसके और यहाँ पे देखना है तो इसके और इसके पास एक्सिस के बीच के एंगल देखेंगे। ठीक है, तो बताओ कितना हो जाएगा ये? I0/4। ठीक है, I1 यहाँ पे लिखना है I, तो इस पे इंसिडेंट कितना होगा? I1, और इसके पास एक्सिस के बीच में एंगल कितना? वो भी 45। तो cos स्क्वायर 45। तो I1 कितना आया था? I0/4 1/2। तो आंसर कितना हो जाएगा? I0/8 I।
देखने दो पहले ऑप्शन है कि नहीं इसमें। ऑप्शन तो है I0/8 0, I0/2, I0/4, तो फर्स्ट ऑप्शन ही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में दूसरा तुम लोग लिखो, दिखो अन, ये है 22 का क्वेश्चन है। अनपोलराइज्ड लाइट बीम ऑफ इंटेंसिटी 2 I0 इज पास थ्रू पोलराइड P and then through another polaroid Q which is oriented in such a way that its path axis makes an angle 30 degree relative to P। तो इंटेंसिटी निकालना है। फिर से मैं पढ़ रहा हूँ, ये क्वेश्चन है 2022 जेई का। देखो फिर से मैं एक बार पढ़ रहा हूँ। अनपोलराइज्ड लाइट बीम ऑफ इंटेंसिटी 2 I0, समझे, हाँ 2 I0 pass through polaroid P and then through another polaroid Q, such polaroid Q which is oriented in such a way that its passing axis makes an angle 30 degree relative to P। ठीक है, हाँ तो चलो इसको नोट कर लिए। तो ये गिवन है, एक है तुम्हारा P और यहाँ पे हो जाएगा 2 I0, और एक है तुम्हारा, एक यहाँ हो जाएगा Q, और इसके साथ एंगल कितना बनाता है 30, और यहाँ पे इंटेंसिटी हमको फाइंड करना है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा I0 हो जाएगा, और I इक्वल टू कितना हो जाएगा cos स्क्वायर 30। तो ये कितना हो जाएगा I0 √3/2 होता है ना, इसका स्क्वायर कर दो तो कितना 3 I0/4, यही आंसर है। अच्छा चलो अब थोड़ा सा डिफ्रैक्शन पढ़ लेते हैं। टाइम खत्म हो गया, तो इंटरफेरेंस हमने करा दिया। अब तो कुछ को अभी 10 मिनट कराऊंगा अभी। तो PYQ का क्वेश्चन कर लेते हैं, हाँ न्यू टॉपिक PYQ तो क्वेश्चन कर लेते हैं। चलो उसके बाद में क्वेश्चन नंबर हमने कराया था, अभी कौन सा क्वेश्चन कराया था 41। अब देखो 40, क्वेश्चन नंबर 40 देखो, ये तो तुम लोग करिए दोगे, ये तो NCERT का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 40, का देखो दिया हुआ है, 2 इंडिपेंडेंट मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट कैन नॉट प्रोड्यूस सस्टेनेबल इंटरफेरेंस, गिव रीजन। क्यों नहीं फेज चेंज होगा उसका रेंडमली, अभी मैंने बताया था। अच्छा सेकेंड पार्ट है उसका डेरिवेशन है, तो डेरिवेशन करिए दोगे तुम लोग, है ना। ऑब्टेन एक्सप्रेशन फॉर रिजल्टेंट इंटेंसिटी एट पॉइंट P, जो हमने डेरिवेशन कराया था। अच्छा सी पार्ट देखो, उसका बी पार्ट देखो, ये मैंने NCERT तक कराया ही था। ठीक है, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर देखो 38, इन 40 में तो सब कुछ कराया गया है, कुछ करने के लिए है। 40 हो जाएगा, या मैं कोई किसी पार्ट, सब कुछ तो मैं कराया हूँ कि 2 इंडिपेंडेंट होगा तो उसका फेज रेंडमली चेंज होगा, तो वो जो सोर्स होगा ऑब्टेन्ड वो कोहेरेंट नहीं होगा। अच्छा उसके बाद में 38 देखो, इन योंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट डिड्यूस कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव, डेल्टा एक्स इक्वल टू एन लेमडा, डिस्ट्रक्टिव के लिए। अच्छा ड्रॉ शोइंग वेरिएशन ऑफ इंटेंसिटी इंटरफेरेंस पैटर्न, जो हमने कोस का ग्राफ बताया था। ठीक है, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 39 देखो, कंसीडर 2 सोर्सेस, दिस एक्सप्रेशन फॉर दिस ये क्या है तुम्हारा, ये करना है, ए पार्ट में क्या है डेरिवेशन करना है। हाँ बी पार्ट में देखो, व्हाट इज इफेक्ट ऑफ इंटरफेरेंस फ्रिंज इन योंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट व्हेन द विड्थ ऑफ सोर्स स्लिट इज इंक्रीज्ड, W को हम इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा। अच्छा मोनोक्रोमेटिक लाइट इज रिप्लेस्ड बाय व्हाइट लाइट, जो सेंट्रल क्या होगा कलर्ड फ्रिंज होगा, और आइदर साइड में क्या होगा सेंट्रल व्हाइट होगा, और आइदर साइड में क्या होगा कलर्ड फ्रिंज होगा। तो देखो यही सब क्वेश्चन है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 37 देख लो, सही में बी पार्ट देख लो, कंडीशन फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है, उसके बाद में 36 देखो, क्या तो ये तो PYQ है, यानी कि प्रीवियस में जितना क्वेश्चन है
अब IIT एडवांस का एग्जाम थोड़ी है कि हर साल न्यू क्वेश्चन आएगा, वो तो NCERT में जो है उसी से पूछना है, तो रिपीट होगा ही होगा। अब IIT का तो एग्जाम है नहीं कि हर साल एक नया क्वेश्चन देगा। देखो 37 देखो, कर सकते हो। द रेशियो ऑफ विड्थ ऑफ द यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इतना, फाइंड द इंटेंसिटी ऑफ मैक्सिमम मिनिमा। अच्छा, डज द अपीयरेंस ऑफ डार्क ऑन ब्राइट फ्रिंज इन इंटरफेरेंस पैटर्न वायलेट एनी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी? नो। देखो इसमें जो हम एनर्जी जितना देते हैं उसी का रिडिस्ट्रीब्यूशन होता है, कहीं पे ज़्यादा कहीं पे कम, कहीं पे ज़्यादा कहीं पे कम। और ये चीज़ बुकलेट में मैं लिखाया हूँ, और बुकलेट में तुम लोग देखो पेज नंबर 39, पेज नंबर 39 देखो दिया हुआ है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इन इंटरफेरेंस एंड डिफ्लेक्शन पैटर्न। इन इंटरफेरेंस और डिफ्लेक्शन में भी सेम होता है। द लाइट एनर्जी इज रीडिस्ट्रीब्यूटेड, it reduce at one region and producing dark fringe and increase in another region producing bright fringe. There is no gain or loss of energy which is consistent with the principle of conservation of energy. एनर्जी हम जितना देते हैं उसी का रीडिस्ट्रीब्यूशन हो गया। जैसे मान लो कि इंटेंसिटी यहाँ पे 2 यूनिट है, तो कहीं पे 0 हो जाए कहीं पे 4 हो जाए तो क्या दिक्कत है, टोटल एनर्जी तो उतना ही रहेगा। समझ रहे हो ना? तो उसके बाद में क्वेश्चन नंबर कौन सा देख लिए, 36, और उसके बाद में 35 देख लो। वाई कैन नॉट टू इंडिपेंडेंट मोनोक्रोमेटिक सोर्स सस्टेनेबली, क्योंकि कोहेरेंट सोर्स नहीं होगा। दो इंडिपेंडेंट अगर सोर्स है तो उससे जो लाइट ऑब्टेंड होगा वो कोहेरेंट नहीं होगा, क्योंकि उसका फेज रेंडमली चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो इसी टाइप से है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर देख लो 34, कर सकते हो? एंगुलर विड्थ वो आपने जेई वाले टॉपिक में वीडियो में कराया। वो पिछले साल कराया था, अभी तो नहीं कराया। अच्छा चलो ठीक है। एंगुलर विड्थ क्या होता है, सुनो सुनो सुनो। एंगुलर विड्थ क्या होता है वो मैं बता देता हूँ। जैसे एक कितना एंगल सब्टेंड किया वही एंगुलर विड्थ होता है थीटा, या ए एंगल कितना सब्टेंड किया, कोई भी कितना एंगल सब्टेंड कर रहा है वही होता है थीटा। हाँ, दो डार्क या दो ब्राइट के बीच का जो विड्थ होता है, लीनियर विड्थ उसको फ्रिंज विड्थ बोलते हैं, और जो एंगुलर विड्थ होता है उसको एंगुलर विड्थ बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें हम लिख सकते हैं क्या, tan थीटा इक्वल टू दिस अपॉन में दिस। ए कितना होता है, ये होता है तुम्हारा लेमडा स्मॉल डी होता है, और ए कितना होता है, कैपिटल डी होता है। तो थीटा क्या है, बहुत ही स्मॉल होता है। तो tan थीटा इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, थीटा, और थीटा इक्वल टू दिस अपॉन में दिस। तो इसमें डेल्टा थीटा लिख लो, लेमडा डी अपॉन में स्मॉल डी इंटू कैपिटल डी। तो डेल्टा थीटा इक्वल टू लेमडा बाई स्मॉल डी, इसी को बोलते हैं एंगुलर विड्थ। एंगुलर विड्थ फार्मूला ही याद रखना है। तो कौन सा क्वेश्चन अभी मैं पढ़ रहा था, 34 समझ गए। अब तो ये तो निकल जाएगा। ये गिवन है, वेवलेंथ गिवन है और डेल्टा थीटा गिवन है। हमको क्या फाइंड करना है, स्पेसिंग बिटवीन टू स्लिट्स, यानी कि स्मॉल डी फाइंड करना है। तो लेकिन इसमें तुम लोगों को प्रॉब्लम हो जाएगा, कुछ करके बताओ तुम लोग। 1 डिग्री दिया हुआ तो डिग्री में पुट करोगे तो आंसर नहीं आएगा, उसको रेडियन में करना पड़ेगा। ठीक है, 180/5 से करेंगे। अच्छा चलो इसको पहले लिख लिए, बस ये डेल्टा थीटा कितना हो जाएगा, लेमडा बाई डी। तो देखो इस क्वेश्चन में डेल्टा थीटा की बने कितना, 0.1 डिग्री, इतना ही की बने।
तो इसको रेडियन में कैसे चेंज करेंगे, तो 180 डिग्री इक्वल टू कितना होता है पाई, दैट इज 3.14 रेडियन। इसलिए 1 डिग्री इक्वल टू कितना हो जाएगा 3.14 अपॉन में 180, इसलिए 0.1 इक्वल टू क्या कर देंगे 0.1, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 3.14 अपॉन में 1800 डेल्टा थीटा इक्वल टू, और इसको क्या लिख देंगे लेमडा बाई डी, और लेमडा कितना की बने 600 तो 600 इंटू 10 पर क्या करेंगे -9 अपॉन में डी करके अब इसे डी सोल्व कर लेंगे, इसको इक्वेट करेंगे और रिमेनिंग काम तुम लोग खुद कर लेना। चलो नोट कर लो। अच्छा ये बता दो, उसके बाद में बस एक बी पार्ट कर लेता हूँ। ए लाइट ऑफ वेवलेंथ 500 एंगस्ट्रॉम प्रोपगेटिंग इन एयर गेट्स पार्शियली रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द वाटर surface of water, how will the wavelength and frequency of reflected and refracted wave, ये हो जाएगा। हाँ बताओ, जो रिफ्रैक्शन, हाँ तो रिफ्रैक्शन का जो होगा रिफ्रैक्टेड हो जाएगा, दूसरे मीडियम में चला जाएगा तो उसका वेवलेंथ चेंज हो जाएगा, लेकिन रिफ्लेक्टेड का कुछ चेंज नहीं होगा, ठीक है। जैसे मान लो कि कोई लाइट ऐसे इंसिडेंट हुआ है ना, सुनो पहले देख लो, जैसे कोई लाइट ऐसे इस पे ऐसे इंसिडेंट हुआ, ठीक है, तो ये क्या होगा ये रिफ्लेक्ट हो गया और ये मान लो कि कुछ रिफ्रैक्ट हो गया, तो इस केस में इसका वेवलेंथ इक्वल टू कितना हो जाएगा लेमडा अपॉन में म्यू, ये क्या है तुम्हारा एयर है और ये क्या है वाटर है, तो लेमडा वाटर इक्वल टू क्या लिखेंगे लेमडा एयर म्यू, और फ्रीक्वेंसी वाटर इक्वल टू क्या लिखेंगे फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होता है, लेकिन इसका वेवलेंथ क्या होगा जस्ट एयर ही रहेगा और इसका म्यू भी क्या रहेगा सेम रहेगा, तो इसका म्यू एयर ही रहेगा, बस यही करना है, ठीक है। तो हमने क्वेश्चन करा दिया कहाँ से 30 41 तक, तो इसमें कुछ नहीं है, और इसी टाइप से PYQ है, तो इसका PYQ कुछ मुश्किल भी नहीं है, एकदम इजी है, मुश्किल से 10 क्वेश्चन मुझे कराने पड़ेंगे, नहीं तो सब वही चीज़ है जो तुम पढ़ के आए हो, ठीक है।